देखिए दोस्तों, चैप्टर 9 चल रहा है क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब का और ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में चैप्टर 9 को खत्म कर दूंगा और उसके बाद चैप्टर 10 है। अब तक जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक ज़्यादातर केसेस में ये जो चैप्टर 10 है वो भी खत्म हो जाएगा। क्लास 8 की पूरी हिस्ट्री अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पे सारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की। देखिए, अभी तक हमने देखा कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे जो ब्रिटिश राज था वो अपने घुटनों पे आ गया। भाई, इतने बड़े लेवल पे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे गांधी जी हो गए और जो बड़े लीडर्स थे उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, बट उसके बाद भी लोग सड़कों पे उतर आए, ब्रिटिश अथॉरिटीज को अटैक करने लगे। चीजें काफी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। आप देखोगे 1914 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन मूव किया और उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने चाहिए। कहां पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में और ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में। तो अगर आप बात करो दोस्तों, तो अगर आप उस समय के इंडिया का नक्शा देखो तो इस तरफ था आपका बंगाल। ओके, बंगाल को मांग रहे थे जो आपकी मुस्लिम लीग थी। और ये अगर इंडिया देखो, आप इस पूरे गुजरात को हटा दो तो ये जो इधर पाकिस्तान है ना आज की डेट में, इस पाकिस्तान का जो इलाका था, जो बलूचिस्तान का इलाका था, तो वहां पे अलग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग कर रहा था ये मुस्लिम्स। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उस समय पे आप देखोगे दोस्तों, 1940 में जो रेजोल्यूशन आया था इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, उसमें पार्टीशन की बात नहीं की गई थी, पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। तो उस समय पे जो लीग थी वो एक ऑटोनॉमस अरेंजमेंट मांग रही थी। लेकिन आप देखोगे कि ये जो कम्युनलिज्म है, ये कम्युनलिज्म कितना भयंकर कैंसर का रूप लेगा। लेट 1930s में जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की तरह देखने लगे। कौन? लीग के मेंबर्स। तो जो लीग के लीडर्स थे वो मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की तरह देखने लगे हिंदूज से। और यहां पे कुछ और फैक्टर्स का भी रोल था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनके बीच में बहुत टेंशन रही है 1920s में, 1930s में। इनफैक्ट 1917 से लेकर 1918 के टाइम पे भी देश में बहुत जगहों पे कम्युनल राइट्स हुए हैं, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को काट रहे थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको लगने लगा कि ये तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ पे हम कैसे रहेंगे, इस तरीके की बातें मुस्लिम लीग में उठने लगी। प्लस कहीं ना कहीं दोस्तों, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो अपनी बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए, आप देखिए देश की पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेंट थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत सारे मुस्लिम्स भी फॉलो करते थे। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स ये जानते थे कि अगर हमको अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है ना, तो हमको धर्म के नाम पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो जो रीच है और जो उनकी पकड़ है वो बहुत बड़ी है। तो धीरे धीरे इस मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने भी कम्युनलाइज करना शुरू किया पूरे की पूरी पॉलिटी को। और आप देखोगे ये कम्युनलाइजेशन में उनकी जो मदद की है वो अंग्रेजी सरकार ने की है। पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अगर आप वो जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल्स हुए थे रेड फोर्ट वाले उनको छोड़ दो, तो कहीं पे भी आपको हमारे नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम लीग का रोल नजर नहीं आएगा। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान को अलग करने के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा था। आपको पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया ही नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो आप कह सकते हो लहर थी ना, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ये चाहते थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा दो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लीड किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है इंडिया को आजादी दिलाने में। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हम इनको दबा नहीं पाएंगे, और सोचिए मुस्लिम लीग क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा रहा था। और क्यों केवल मुस्लिम लीग की बात आप क्यों करो, ये आपके जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है ये भी दबा रहे थे आपके, मतलब बहुत सारे ऐसे हिंदू से ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो आप सोचिए आजादी में क्या ही किया मुस्लिम लीग ने। एक बात याद रखिएगा, मुस्लिम्स ने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया की इंडिपेंडेंस में। मुस्लिम्स ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जानें दी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था? मुस्लिम लीग का यह स्टैंड था कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट मत करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लीड किया गया मूवमेंट है, इसमें हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक तरफ मुस्लिम मेंबर्स जो कि बहुत प्रोग्रेसिव थे वो देश की आजादी के लिए खून बहा रहे थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी कि नहीं भाई, मुस्लिम्स को कॉल दे रही कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट मत करो। आप सोचिए किस हद तक वो कम्युनलाइजेशन को फैला रहे हैं, मतलब देश की आजादी के लिए जो मूवमेंट चल रहा है उसी को रोक रहे हैं। इस लेवल का मतलबी पना आ गया था उस समय पे उनके दिमाग में। लेकिन बाद में जब उन्होंने धर्म के नाम पे देश बना दिया, तो आज की डेट में देखिए, जैसे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमारे देश में गांधी जी की फोटो है, वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी होती है। तो ये सब उस समय की पॉलिटिक्स चल रही थी। और जब आप किसी इशू को कम्युनलाइज कर देते हो तो दंगे भड़काना कौन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लोग वैसे ही धर्म के नाम पे मारने काटने को उतारू हैं आज की डेट में।
सब लोग कट्टरवादी हैं, हिंदू भी कट्टरवादी हैं, मुस्लिम भी कट्टरवादी हैं। भैया ये कट्टरवाद धीरे धीरे बढ़ ही रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो उस समय पे भी कम्युनलिज्म को फैलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। कम्युनलिज्म फैला, दोनों में लड़ाई हो गई। तो मुस्लिम लीग इस चीज में बहुत सक्सेसफुल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी मुस्लिम सपोर्ट था उसको साइड करके, ठीक है, उन्होंने मुस्लिम्स के सपोर्ट को अपनी तरफ खींचा और चीजों को कम्युनलाइज करनी शुरू की। मतलब मुस्लिम लीडर्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि ये जो मुस्लिम जनता है इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ भी नहीं करेगी। अगर ऐसा होता ना तो आजादी के समय पे जवाहरलाल नेहरू जी से जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बोला कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बना देते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। हम पाकिस्तान तो इस्लामिक पाकिस्तान था, हम इंडिया को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को माइनॉरिटीज को दबाना होता और इंडिया को एक हिंदुत्व नेशन बनाना होता तो पार्टीशन के बाद बहुत आराम से बनाया जा सकता था। पाकिस्तान में देखिए ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, बट क्या इंडिया में ऑफिशियल रिलीजन हिंदू आया? नहीं आया, क्योंकि इंडियन लीडर्स का शुरू से यह था कि यह देश हर रिलीजन के लिए। तो मुस्लिम लीग ने यहां पे अपनी मतलबीपना निकालने के लिए देश का बंटवारा करा दिया। पर चलिए वो है, पाकिस्तान वाले तो मुस्लिम लीग को हमेशा अच्छा बोलेंगे ही। अब यहां पे देखिए मौलाना आजाद जी की बात कर लेते हैं। मौलाना आजाद जी 1942 सेवाग्राम की फोटो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। आजाद जी का जन्म हुआ था मक्का में। बंगाली फादर थे उनके, इनकी अरब मदर थी। इस्लाम के स्कॉलर थे, वहादत ई दीन की फिलॉसफी को मानते थे, जिसका मतलब होता है एसेंशियल वननेस ऑफ रिलीजन। मतलब कि ये बिल्कुल रिलीजियस फैनेटिक नहीं थे। इनका ये मतलब था कि भैया सारे रिलीजन वन है, सबकी जो बेसिक एलिमेंट है वन है। गांधीयन मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आजाद साहब ने। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के स्टॉन्च एडवोकेट थे। तो एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा रही थी, दंगे भड़का रही थी, और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मौलाना आजाद जैसे लोग थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे। और जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी की बात की उसको अपोज कर रहे थे मौलाना आजाद जी। लेकिन कम्युनिज्म की भावना ऐसी होती ना कि धर्म खतरे में है, धर्म को बचाओ, और इस भावना से मुस्लिम लीग हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो फर्क है उसको बढ़ाने में कामयाब हो गया। और केवल मुस्लिम लीग नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ तो आज भी एक्टिव है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिज्म की भावना को आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं फिगर 17, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर द गांधी जिन्ना टॉक्स 1944। यहाँ पे आपको सी राजगोपालाचारी साहब नजर आ रहे हैं, यहाँ हमारे प्यारे गांधी जी बैठे नजर आ रहे हैं। तो भैया देखिए, ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे ये वेटरन नेशनलिस्ट थे, लीडर थे सॉल्ट सत्याग्रह के साउथ में। तो जैसा कि सत्याग्रह दांडी मार्च आपका गांधी जी ने नॉर्थ में किया था, वैसा ही सी राजगोपाल जी ने साउथ में किया। इनको राजा जी कहा जाता था। इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, तो उसके ये मेंबर थे। और फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने आपके सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पे भैया हमारे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी बड़ी प्रतिमा बनी है आज की डेट में गुजरात में। 1945 से लेके 47 इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के लिए जो निगोसिएशंस चले उसमें भी पटेल साहब ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। और ये तो आपको पता ही है कि देश के बंटवारे के बाद जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज बनी थी 550 से ज्यादा, उनको देश में जोड़ने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक इम्पोवरिस्ड गरीब पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे नादियाद गुजरात में। और फ्रीडम मूवमेंट में 1918 के बाद ये बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1931 में। जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अगर कोई चैलेंज था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि पटेल साहब की काफी उम्र हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू जी यंग थे, तो कहीं ना कहीं एक यंग प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी देश को। तो महात्मा गांधी जी ने टॉक्स करके जवाहरलाल नेहरू जी को ही प्राइम मिनिस्टर बनवाया। तो भैया यहाँ देख लीजिए खड़े हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना विद महात्मा गांधी, बॉम्बे सितंबर 1944 की फोटो है। तो ये भैया फादर पाकिस्तान के हैं, ठीक है, इन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया इनको 1920 में। एम्बेसडर तो क्या ही थे, देश को तोड़ कर चले गए। लखनऊ पैक्ट के समय पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। बाद में शुरुआत में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम से भी जुड़े हैं और होम रूल लीग के काम से भी जुड़े हैं, लेकिन बाद में ये मुस्लिम लीग में इतने ज्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो गए, स्पोक्स पर्सन बन गए फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी सामने आ जाते हैं। आप सोचो, एक इंसान अगर उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्यादा वैल्यू ना मिले और उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो सकता है उनको वो लेवल की वैल्यू ना मिले, होम रूल लीग में हो सकता है उनको वो लेवल की वैल्यू ना मिले, बट जो लेवल की वैल्यू उनको मुस्लिम लीग में मिल गई, और बाद में तो ये फादर ऑफ पाकिस्तान ही बन गए। आज की डेट में तो पाकिस्तान में हर जगह इनकी फोटो लगी है। तो शायद अगर ये देश का बंटवारा ना करवाते तो हर जगह इनकी फोटो ना लगती। तो इनका नाम भी इसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया इंडिया से अलग करके। अभी पाकिस्तान में आप जाओगे तो पाकिस्तान के स्कूलों में तो पढ़ाया ही जाता है
इंडिया से दुश्मनी। उनके तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है इंडिया से दुश्मनी, बड़े होकर मैं आईएसआई ज्वाइन करूंगा और इंडिया के खिलाफ अटैक करूंगा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीचिंग जो पाकिस्तान के स्कूलों में आज की डेट में दी जाती है। ऐसी टीचिंग इंडिया में नहीं दी जाती, बट पाकिस्तान में दी जाती है। और पाकिस्तान में जिन्ना जैसे आदमी को बहुत पूजा भी जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि भाई उन्होंने तो पाकिस्तान बनवाने में रोल प्ले किया है ना। अभी पाकिस्तान बनवाने में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है ना, लोगों को मारा दंगों के नाम पे, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान बना दिया, अब कितने लोगों को मारा, कितनों के हाथ का खून, कितने लोगों का खून उनके हाथ में, उससे क्या फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं। यहाँ एक फोटो है, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस जुलाई 1946। देखिए, नेहरू साहब थे गांधी जी के डिसिपल, कांग्रेस सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट की भावना को मानते थे, इंटरनेशनलिस्ट थे, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में जाके लेक्चर वगैरह दिया करते थे, पार्टिसिपेशन किया करते थे। हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडिंग आर्किटेक्ट थे। इंडिया की फ्री इकॉनमी और पॉलिटी को आगे बढ़ाने में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? वो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट जहां पे किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है रिलीजियस या किसी और कम्युनिटी के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। अभी ये जो रिजर्वेशन होता है, ये जो सीटें होती हैं वो आपकी घूमती रहती हैं। तो अगर 80 सीटें हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, उसमें से कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, कुछ सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो वो सीटें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलती जाएंगी, रोटेट करती जाएंगी। तो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व नहीं होगी उसको जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट इसमें लड़ सकता है, चाहे वो रिजर्व्ड हो चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो। आजादी से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजनल मतलब रिलीजनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि जो मुस्लिम मेंबर्स लड़ेंगे उनके लिए केवल मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। अब बात करते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 की। आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, और इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से 1937 में इलेक्शन हुए। और 1937 के इलेक्शन ने लीग को कन्विंस कर दिया कि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी हैं और ये हमेशा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हिंदूज के पीछे ही रहेंगे। तो इनको ये लगा कि भाई मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाना चाहती थी यूनाइटेड प्रोविंसेस ने। कांग्रेस ने बनाने से मना कर दिया। उसका रीजन ये था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तक ये समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग है वो इशू का कम्युनलाइजेशन कर रही थी, और इस बात का इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत गुस्सा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि देश की आजादी को मिलने में इतनी परेशानियां हो रही हैं, और उसमें बीच में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आके खड़ी है जो देश को धर्म के नाम पे तोड़ रही है। तो ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाने से कांग्रेस ने मना कर दिया, और ये लीग वाले हो गए नाराज 1937 में। अब यहां पे देखिए, कांग्रेस से एक गलती हो गई। जो कांग्रेस लीडर्स थे ना, वो मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज नहीं कर पाए। कम्युनलिज्म की भावना से आप सिर्फ एक तरीके से लड़ सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको दबाया जाएगा, आप उनको भरोसा दिलाओ कि आप उनको नहीं दबाओगे। लेकिन जिस तरीके के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन 1920s में और 1930s में बन रहे थे ना, उस तरीके के जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने कभी कम्युनलिज्म की भावना को दबने ही नहीं दिया। जो मेजॉरिटी लीडरशिप थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जरूरत ये थी कि वो प्रोएक्टिव लेवल पे ग्राउंड पे मुस्लिम्स को ये बोलें कि भाई हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। ज्यादा मुस्लिम्स लीडर्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था, और इसका फायदा उठा लिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 1930s में अपने सोशल बेस को एक्सपेंड किया, बहुत सारे मुस्लिम्स को अपनी तरफ खींचा, और वो खींचने का तरीका गलत ही था। जा जाके भड़काऊ भाषण देना कि ये हिंदू हैं, हमको दबाना चाहते हैं, हमको मार देना चाहते हैं, हमारा धर्म को खत्म देना चाहते हैं। इस तरीके के भाषण उस समय भी दिए जाते थे, इस तरीके के भाषण आज भी दिए जाते थे, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, जो धर्म हजारों सालों से बना हुआ है, ठीक है, जिसके इतने सारे फॉलोवर्स है दुनिया में, उसको क्या ऐसे खत्म कर दिया जाएगा? क्या ऐसे दबा दिया जाएगा? ये एक बहुत लॉजिकल थॉट है। कोई किसी को नहीं दबा पाएगा, कोई किसी को नहीं खत्म कर पाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। कोई धर्म नहीं खत्म होने वाला है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सारे धर्म रहेंगे। कोई कल की डेट में कैटास्ट्रॉफ आ जाए और पूरी धरती खत्म हो जाए तो बात अलग है कि सब उड़ गए एक बार में, लेकिन तब भी सारे धर्म रहने वाले हैं, ना कोई धर्म खत्म होने वाला। ज्यूज को कितना मारा, लाखों करोड़ों की तादाद में मारा, क्या ज्यूज खत्म हो गए? आज की डेट में देख लीजिए, इजराइल बवाल मचा रखा है। कोई डरता है? मतलब इसराइल से अच्छे अच्छे कांपते हैं, जरा सी कंट्री, ठीक है ना, छोटी सी कंट्री, ईरान जैसी कंट्रीज घबराती हैं उनसे, जो इतने बड़े एरिया वाली कंट्री है। तो इतना मारा ज्यूस को, क्या ज्यूस खत्म हुए? नहीं खत्म हुए भाई। उसी तरीके से कोई भी धर्म खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का क्या होता है कि भाई धर्म खतरे में है, ठीक है,
ये हमें मार देंगे तो हमें उठाने पड़ेंगे। इस तरीके की मोबिलाइजेशन कर करके मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लासेस को अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस लीडर्स आप देखोगे 1940s के टाइम पे जेल में थे। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट देने के बजाय सोसाइटी में कम्युनलिज्म फैला रही थी मुस्लिम लीग। 1930s में, 1940s में जो भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसकी एक प्रोमिनेंट वजह रही है मुस्लिम लीग द्वारा फैलाया गया कम्युनलाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता था इनके लीडर्स को कि मासेस एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बस भैया अपनी सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। 1945 में जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो बातचीत करते हैं। तो कांग्रेस को बैठाया, लीग को बैठाया और खुद ब्रिटिशर्स एक साइड बैठे और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में बात करने लगे। अब तक यहां पे ये समझ में आने लगा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। अब बहुत लंबा पीरियड चलेगा देश को आजाद करने के लिए। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हो चुके हैं, छोड़ना पड़ा, पूरे देश में बवाल मच गया। अब यहां पे आप देखोगे कि मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि भैया मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन तो हम है, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम लीग बोल रही है कि भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह हक नहीं है कि वो उनको रिप्रेजेंट करे। मुस्लिम लीग एक धर्म पे बनी हुई पार्टी थी। कांग्रेस ने कभी भी अपने आप को किसी धर्म के साथ एसोसिएट नहीं किया। आज की डेट की कांग्रेस को उस समय की कांग्रेस के साथ कंपेयर मत करिए। उस समय की कांग्रेस में महात्मा गांधी जैसे लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी इंटीग्रिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। आज की डेट में कांग्रेस को तो चलो आप एक बार को क्रिटिसाइज कर भी सकते हो। तो भैया देखिए, कांग्रेस ने साफ साफ बोल दिया कि आप अकेले मुस्लिमों के ठेकेदार नहीं हो, मुस्लिम इस देश के लोग हैं, सब कोई उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। मुस्लिम लीग ने बोला नहीं, हम केवल मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तुम मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो भाई अभी काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पे प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए 1946 में। कांग्रेस ने सारी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो भी सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी ज्यादातर लीग जीत गई। लीग का कम्युनलाइजेशन का जो सिद्धांत था, जो मोडस ऑपरेंडी थी, भाई वो काम कर गई थी। मुस्लिम्स के लिए रिजर्व ज्यादातर सीटों को लीग ने जीत लिया, मुस्लिम लीग ने जीत लिया। और अब भैया ये पाकिस्तान की डिमांड को और ज्यादा तेजी से खींचने लगे। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबर मिशन को भेजा दिल्ली में, जिसने बोला कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं फ्री इंडिया के लिए। इन्होंने पार्टीशन की बात तो नहीं की, उन्होंने बोला कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा लेकिन लूज कॉन्फेडरेशन रहेगा, यानी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को ग्रुप में बांट दिया, हिंदू मेजोरिटी एरिया को अलग कर दिया और एक लूज कॉन्फेडरेशन बना दिया, जहां पे प्रोविंसेस के पास ज्यादा ताकत है, सेंटर के पास कम ताकत है। मुस्लिम लीग शुरुआत में इस प्लान से खुश था, लेकिन कांग्रेस इस प्लान से खुश नहीं था। कांग्रेस ये समझता था कि हमको एक स्ट्रांग सेंटर की जरूरत है। अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं होगा तो कल की डेट में जितनी भी प्रोविंसेस हैं खड़े होकर बोलने लगेंगी हम अलग, हम अलग। तो ये जो आपका 1946 का ये जो कैबिनेट मिशन आया था, ये हो गया फेल। और अब यहां नजर आने वाला था कि भैया पार्टीशन तो अब होना ही है। यहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये गांधी जी और ये रहे हमारे अब्दुल गफ्फार खान साहब, जबरदस्त लीडर थे, पाश्तून लीडर थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से। बिहार में मार्च 1947 में पीस मार्च हो रही तो यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इनको बादशाह खान भी बोला जाता था। फाउंडर्स थे खुदाई खिदमतगार के, एक पावरफुल नॉन वॉयलेंट मूवमेंट था जो कि इनकी प्रोविंस के जो पठान थे उनके बीच में था। बादशाह खान जी चाहते थे कि देश का पार्टीशन ना हो, ये चाहते थे कि देश यूनाइटेड रहेगा तो एक स्ट्रांग एंटिटी की तरह आगे बढ़ेगा। और जब चारों तरफ दंगे भड़क गए, इस लेवल तक लोग एक दूसरे को काटने मारने लगे, आपको क्या लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी देश की बंटवारा होने देती? नहीं होने देती। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस तक हद तक माहौल को बिगाड़ रखा था कि लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। तो उस केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि चलो भैया इस मारा काटी से तो अच्छा है कि आप पार्टीशन ही कर दो। इसके बारे में यहाँ कुछ बातें बताई गई। कैबिनेट मिशन फेल हो गया। मुस्लिम लीग ने बोला कि अब तो भैया सड़क पे उतरना पड़ेगा, मास एजिटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन डे का, और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बोला कि सड़कों पे उतरो मुस्लिम्स और भैया अपना जमीन ले लो। और भैया पूरे कलकत्ता में दंगे, पूरे बंगाल में दंगे भड़क गए, हजारों लोगों की जानें चली गई। मार्च 1947 तक ये जो दंगे थे पूरे देश में फैल गए। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया, न्यूमरस वुमेन्स के साथ उस लेवल के अत्याचार किए जिस लेवल का अत्याचार एक डिसेंट माइंड सोच भी नहीं सकता है। लोगों के अंदर से जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज थी वो मिट चुकी थी। मिलियंस ऑफ लोग अपना घर छोड़ के भागने लगे, मुस्लिम्स छोड़ के भागने लगे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से हिंदू और सिख छोड़ के भागने लगे इंडिया की तरफ। ट्रेनें भर भर की लाशों से आ रही थी, ये तो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा ही होगा। भाई
इस लेवल पे बवाल हो गया कि कांग्रेस के लीडर्स ने भी बोला कि इतना मार काट रहे हो तो भैया अलग ही हो जाओ, और फिर देश आजाद हो गया। एक पेनफुल और वायलेंस पार्टीशन, और उस पार्टीशन की खामियाजा हम आज तक दिखत रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया आज तक, पाकिस्तान का तो खैर एक सोल एजेंडा है कि उनको इंडिया से लड़ना है, उनकी तो शायद एग्जिस्टेंस ही इस बात पे टिकी है कि उनको इंडिया से लड़ना है। उनको ना अपनी इकोनॉमी को सही करना है, ना उनको अपने लोगों के लिए काम करना है, उनका बस 1 पॉइंट एजेंडा, हम इंडिया से लड़ेंगे बस। तो कश्मीर के लिए जा जाके हर फोरम में भौंकते रहो, उल्टा सीधा बोलते रहो कि हाँ भाई कश्मीर में जो हुआ गलत हुआ। ह्यूमन राइट्स की बात करता है पाकिस्तान कश्मीर में, उसको खुद नहीं पता है कि ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन उसके देश में कितना हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में जाके कुछ भी भौंकते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे एक बड़ी ही मार्मिक फोटो है, देखिए राइट, पंजाब में बहुत राइट फैले थे, क्योंकि पंजाब एक ऐसा इलाका था जो बहुत हद तक इंडिया में भी था, पाकिस्तान में था, बहुत बड़ी प्रोविंस थी पंजाब। आज की डेट में तो पंजाब एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, बट उस समय पे जो लाहौर उसके आसपास का जितना भी बड़ा इलाका था सब पाकिस्तानी पंजाब में चला गया। तो पंजाब में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो न्यू दिल्ली की तरफ भागने लगे शेल्टर और फूड की मदद में। सरकार नहीं थी, इतनी मुसीबत थी, किसी के को समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या, बहुत बुरे हालात थे। अब बात करते हैं नेशनलिज्म इन अफ्रीका के बारे में, द केस ऑफ घाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ बहुत सारी अफ्रो एशियन कंट्रीज में, और यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना उठी। एक कंट्री है घाना नाम की, जो कॉलोनियल रूल था अफ्रीका में वो डिक्टेटोरियल था, यानी किसी भी तरीके के नियम कानून नहीं थे, लोगों के पास वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। जो चीफ्स थे उनकी लोकल सोसाइटी के, वहां पे भी अंग्रेजों के टट्टू थे ये चीफ, और ये चीफों को अंग्रेज नॉमिनेट करते थे कि हाँ भाई आप राज करोगे। जो लेजिस्लेचर था वो ऑल वाइट लेजिस्लेचर था, और वो ऑल वाइट लेजिस्लेचर घाना के लोगों के लिए नियम कानून बनाता था, और घाना के मैक्सिमम लोग ब्लैक हैं। घाना के जो लोग थे उनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बदलना शुरू हुई, ठीक है ना। लोगों ने, जो लोकल ओनर्स थे, जो अंग्रेजों के टट्टुओं थे, उनसे पावर खींचनी शुरू की, टैक्सेशन को भरने से मना कर दिया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ 1957 में घाना नाम की कंट्री में, ठीक है। उस समय पे इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। ये पहली सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस मिला। यहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट था इसको लीड कर रहे थे क्वामे नक्रुमा कन्वेंशन पीपल्स पार्टी। तो लेड बाय क्वामे नक्रुमा कन्वेंशन पीपल पार्टी, ये लोग स्ट्राइक्स कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, मास रैलीज कर रहे थे। 1951 में जब इलेक्शन हुए तो इस पार्टी को ह्यूज इलेक्टोरल विक्ट्री मिली, और फाइनली जो पहले सिस्टम चलता था कि जो भैया लेजिस्लेचर से ऑल वाइट लेजिस्लेचर, वो अफ्रीका के ही कुछ लोगों को एज अ चीफ अपॉइंट करते थे वहां की लोकल लेजिस्लेचर में। तो अब जब इलेक्शन हुए तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आए, और अब ब्रिटेन को एक ऐसा लेजिस्लेचर बनाना ही पड़ा जो कि वहां के लोगों की बात सुन रहा था। 1954 में फाइनली आप देखोगे कि इनको आजादी मिलने की तरफ ये बढ़ जाएंगे। नए इलेक्शंस में एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी 1956 में। कन्वेंशन पीपल पार्टी जो थी घाना की वो जीत गई, और बाद में एक इंडिपेंडेंट नेशन घाना बन के आया। अब ये सब हुआ है 1957 में। ये जो 1940s और 1950s और 1960s का दौर है ना, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनियल पावर्स के चंगुल से बाहर निकल रही थी। जैसे फ्रांस के चंगुल से बाहर निकल रही थी, स्पेन की चंगुल से, पोर्टुगल के चंगुल से, फ्रांस के चंगुल से बाहर निकल रही थी, इंग्लैंड के चंगुल से बाहर निकल रही थी। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, काफी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं। आई होप थोड़ा आपको सुनने में अच्छा लगा हो। चैप्टर 9 खत्म, जल्दी चैप्टर 10 में मिलेंगे। गुड बाय।